हम हैं मुस्तैद, हम हैं तैयार, आसमान की बुलंदियों से सागर की गहराइयों तक हम हैं मुस्तैद। हमारे जवानों ने हर बार अपने आप को सिद्ध किया है। उनकी जाबाजी की कुछ और कहानियों के साथ मौजूद हैं हम इस बार के रक्षक में। सैंड शार्क, जी हाँ, सैंड शार्क के नाम से जाने जाने वाली कलवरी क्लास की 5वीं सबमरीन INS वागीर नौसेना में शामिल हो चुकी है। हाल ही में मुंबई में नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार ने इसे नौसेना में शामिल किया। ये एक ऐसा कदम है जिससे नौसेना की ताकत तो बढ़ ही रही है, लेकिन नौसेना मजबूती से मेक इन इंडिया के कदम पर तेजी से आगे भी बढ़ रही है। दुश्मनों के छक्के छुड़ा देने वाली भारतीय नौसेना की समुद्र के पानी के भीतर से युद्ध करने की क्षमता और बढ़ गई है। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल R हरिकुमार की मौजूदगी में 23 जनवरी को कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागीर भारतीय नौसेना के युद्धक बेड़े में शामिल हुई। इस पनडुब्बी को मुंबई के मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया गया है। भारत में अब तक बनाई गई सब पनडुब्बियों में सबसे कम समय वागीर को बनाने में लगा है। पनडुब्बी वागीर की कमीशनिंग से भारतीय नौसेना की परिचालन शक्ति और भी मजबूत होगी तो दुश्मन से निपटने के लिए ताकत मिलेगी। इस मौके पर नौसेना अध्यक्ष एडमिरल R हरिकुमार ने कहा कि पनडुब्बी की क्षमताओं और मारक क्षमता से न केवल नौसेना की युद्ध क्षमता में वृद्धि होगी बल्कि देश की प्रतिरोधक क्षमता में भी मजबूती आएगी। Vagir will be the third submarine inducted into the Navy in a short span of 24 months, and this is no small achievement and underscores the coming of age of India's shipbuilding industry and the maturing of our defense ecosystem. वागीर को 12 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। फरवरी 2022 में शुरू हुए वागीर के समुद्री ट्रायल के बाद इस पनडुब्बी को कड़े निरीक्षण और समुद्री ट्रायल से गुजारा गया। वागीर का नाम सैंड शार्क से लिया गया, जो हिंद महासागर की सबसे घातक गहरे समुद्र की शिकारी है। पनडुब्बी वागीर की तरह एक पुनर्जन्म हुआ है, क्योंकि इस नाम की पनडुब्बी का गौरवशाली अतीत रहा है। तत्कालीन वागीर को 1973 को नौसेना में कमीशन किया गया था और लगभग 3 दशकों तक देश की सेवा करने के बाद इसे 2001 में सेवा से मुक्त कर दिया गया था। वागीर की विशेषताओं की बात करें तो यह पनडुब्बी समुद्र के अंदर 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। इसमें समुद्र के अंदर किसी भी पनडुब्बी या समुद्र की सतह पर किसी भी जहाज को तबाह करने के लिए टारपीडो होते हैं। इसके अलावा समुद्र में बारूदी सुरंग भी बिछा सकती है। यह पनडुब्बी भारत के समुद्री हितों को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ावा देगी और सतह रोधी युद्ध, पनडुब्बी रोधी युद्ध, खुफिया जानकारी एकत्र करना, बारूदी सुरंगें बिछाना और निगरानी मिशन सहित विभिन्न मिशनों को पूरा करने में सक्षम है। इसमें सटीक निर्देशित हथियारों का उपयोग करके दुश्मन पर हमला करने की भी क्षमता है। कलवरी श्रेणी की 4 पनडुब्बियां पहले ही भारतीय नौसेना में कमीशन की जा चुकी हैं। इसमें INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज और INS वेला शामिल हैं। छठी पनडुब्बी भी एडवांस चरण में है। इस पनडुब्बी का निर्माण आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और कदम है। कलावरी क्लास की 5वीं पनडुब्बी वागीर के नौसेना में शामिल होने से नौसेना की मारक क्षमता में और भी बढ़ोतरी होगी। हाल ही में भारतीय नौसेना ने जो स्कॉर्पियन क्लास है उसकी 5वीं सबमरीन INS वागीर को भारतीय नौसेना में शामिल किया है। किस तरह से इसका प्रभाव रहेगा, किस तरह से नेवी की क्षमता को आगे बढ़ाएगा, इस सब पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कमोडोर अनिल जयसिंह हैं। तो सर, DD न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल ये कि जो ये सबमरीन शामिल हुई है इसका क्या प्रभाव रहेगा भारतीय नौसेना की क्षमता की अगर बात करें तो किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, पनडुब्बी शक्ति किसी भी नौसेना का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और भारत ने हमेशा अपनी पनडुब्बी शक्ति को काफ़ी बना के रखा है। पर कुछ सालों से क्योंकि हमने नए कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिए थे तो नई पनडुब्बियाँ नहीं आ रही थी। हमने एक 30 साल का प्लान भी बनाया था पर वो उस प्लान के मुताबिक नहीं चल रहे हैं। तो वागीर की कमीशनिंग होने से 5वीं प्रोजेक्ट 75 जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन क्लास के आने से भारतीय पनडुब्बी शक्ति काफ़ी बढ़ेगी और इसकी एक और पनडुब्बी अभी आनी है, वो अगले साल शायद कमीशन होगी। तो ये जब 6 पनडुब्बियों का प्रोग्राम पूरा हो जाएगा
तो इससे हमारी नौसैनिक शक्ति को, हमारी पनडुब्बी शक्ति को बहुत बढ़ावा मिलेगा। टेक्नोलॉजी की खास तौर पर बात करें, डिफेंस सेक्टर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। उसको लिहाज से देखते हैं कि जो सबमरीन भी आ रही है सर्विस में, वो बहुत तेज़ी से 1 साल में आई है जैसा आपने कहा, उसमें कुछ खास देखते हैं आप? कोई भी देश जो ग्लोबल स्टेज पे बड़ा देश कहलाना चाहता है, वो उसको अपनी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स अपने आप से अंदर से ही, इंडिजिनाइजेशन से ही पूरी करनी चाहिए। तो 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑफिस लिया तो उन्होंने मेक इन इंडिया विजन दिया। मेक इन इंडिया में डिफेंस सेक्टर भी एक की एरिया थी, पर डिफेंस एक ऐसी चीज़ है जहाँ टेक्नोलॉजी डेवलप करने में टाइम लगता है। तो ऐसे कुछ नहीं था कि उन्होंने बोला मेक इन इंडिया और मेक इन इंडिया हो जाएगा। धीरे धीरे बढ़त हुई है, इंडिजिनस कंटेंट बढ़ता जा रहा है। आप जानते हैं पिछले साल विक्रांत हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर हुआ था, उसमें उन्होंने कहा 75% इंडिजिनाइजेशन है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इससे भारत की जो काबिलियत है, न सिर्फ नौसैनिक काबिलियत, पर भारत की इंडस्ट्रियल काबिलियत, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, ये सब सामने आई, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म होता है। वैसे ही पनडुब्बी भी एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म है। तो जैसे अब हमने जो स्कॉर्पियन क्लास बनाई हैं, इनमें हमने जो इंडिजिनाइजेशन हुआ है वो कुछ हद तक हुआ है, पर जिस हद तक हम चाहते थे उस तक नहीं हुआ है। इसलिए वो प्रोजेक्ट 75 आई, जिसकी अब चर्चा चल रही है और जिसको मिनिस्ट्री प्रोग्रेस कर रही है, उसमें हमने इतना इंडिजिनाइजेशन मांगा है कि इसके बाद 75 आई के बाद हमको किसी भी फॉरेन कंट्री से कोई सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम खुद डिज़ाइन कर पाएंगे, हम खुद बना पाएंगे, हमारी अपनी वेपन्स होंगे, हमारे अपने सेंसर होंगे, पूरी सबमरीन इंडिजिनस होगी। नेवी काफ़ी लंबे समय से मेक इन इंडिया को लेकर लगातार आगे बढ़ती रही है। जो शिप्स हैं वो इंडियनाइज बन रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये जो प्रोसेस है उसको और ज़्यादा तेज करने की ज़रूरत है? करीब मेरे ख्याल से 38 या 39 जहाज़ और पनडुब्बियाँ अभी भारत में बन रही हैं। जितनी बन रही हैं सब भारत में बन रही हैं, 2 के अलावा। और जो 40 इसके बाद बनने वाली, जिनका अप्रूवल मिल चुका है मिनिस्ट्री से, वो सब भारतीय शिपयार्ड में बनेंगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी काबिलियत है हमारी कि हम को बाहर देशों की तरफ नहीं देखना पड़ेगा अपनी नेवी को बढ़ाने के लिए। जहाज़ के अंदर क्या जाता है, जब जहाज़ को हम देखते हैं तो हम 3 चीज़ें देखते हैं। एक होता है उसका टू फ्लोट एलिमेंट, एक होता है टू मूव एलिमेंट, और एक होता है टू फाइट एलिमेंट। फ्लोट एलिमेंट मतलब हल बनाना, उसका सुपर स्ट्रक्चर बनाना और उसको फ्लोट करना। उसमें हम 90% से ज़्यादा हमने इंडिजिनाइजेशन पा लिया है। स्टील हमारी सारे जहाज़ों में इंडियन स्टील लग रही है, सारी फैब्रिकेशन हल्की इंडिया में हो रही है, तो उसमें 90% से ज़्यादा इंडिजिनाइजेशन। उसके बाद हम आते हैं मूव एलिमेंट में। मूव का मतलब है प्रोपल्शन, इंजन, सिस्टम्स, वाल्व्स, वो सब जो जहाज़ को चलाते हैं। उसमें भी हमने करीब 60 से 70% तक की इंडिजिनाइजेशन ऑब्टेन करी है। पर कमज़ोरी उसमें यह है कि इंजन हम अभी तक नहीं बनाते। तो आपने सुना होगा अभी रिसेंटली अभी अमेरिका NSA गए थे, वहाँ बातचीत करके आए कि गैस टरबाइन जो हैं, जो जहाज़ों में लगते हैं, हवाई जहाज़ में लगते हैं, वो इंडिया में कोलैबोरेशन के साथ बनाए, क्योंकि ये बहुत आधुनिक टेक्नोलॉजी है और टाइम लगेगा हमको अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करने में। तो ये कोलैबोरेटिव प्रोसीजर में हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं, और आजकल फोकस आत्मनिर्भरता पे, तो ये ज़रूरी है। और जो फाइट एलिमेंट है उसमें हम करीब 40 और 50% के बीच में। तो अभी अगर आप कोई एक पूरा जहाज़ देखें तो करीब 60 से 70% उसमें इंडिजिनस कंटेंट है, और बाकी 30 की तरफ देश चल रहा है। ये जो सबमरीन सर आ रही हैं, इसमें इंडो पैसिफिक को लेके किस तरह से इनकी इंपॉर्टेंस देखते हैं? इंडियन ओशन आगे का मेन ओशन होगा, पैसिफिक नहीं होगा। जो सुपर पावर राइवलरी चीन और अमेरिका के बीच में होगी वो इंडियन ओशन में होगी, क्योंकि चीन को अटलांटिक का एक्सेस यहाँ से मिलता है। तो वो उस टाइम पे भारतीय नौसेना की इतनी शक्ति होनी चाहिए कि जब ये ग्रेट पावर राइवलरी इंडियन ओशन में आएगी तो हम अपना स्टैंड ले सकें, और इस राइवलरी के चक्कर में हमारा कोई घाटा नहीं होना चाहिए। हम सबसे बड़े पावर हैं इंडियन ओशन में, और ये सबसे बड़ा पावर हमको रहना चाहिए। तो इसकी तरफ जो है पनडुब्बी हमारी बहुत सहायता कर सकती है। भारतीय नौसेना एक बैलेंस ब्लू वाटर नेवी है, शुरू से बैलेंस ब्लू वाटर नेवी रही है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं, सबमरीन्स भी हैं, डिस्ट्रॉयर्स भी हैं, फ्रिगेट्स भी हैं, एयरक्राफ्ट भी हैं, डाइविंग भी है, सब कुछ है। अब हमको नेक्स्ट लेवल पे जाना है। सर, जिस तरीके से इंडो पैसिफिक में खासतौर पे चाइना के साथ जो हमारा एक तरह से LAC में भी जिस तरह से टेंशन्स निकले हैं, उसके बाद से जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है कि अभी तक हम बात करते थे थ्योरेटिकली 2 फ्रंट वॉर की, लेकिन अब हम सामने देख पा रहे हैं कि ऐसा लगता है कि एक न एक दिन ये सामने हमारे आ जाएगा। तो उसके लिहाज से जो चाइना का जो डिफेंस प्रोडक्शन है या सबमरीन्स की जो स्पीड है बनाने की, वो बहुत ज़्यादा है। उसके जो असेट्स हैं वो बहुत तेज़ी से आगे आ रहे हैं। कंपैरेटिवली हम उसके मामले में थोड़ा सा पीछे हैं।
आप कैसे देखते हैं कि इसको लॉन्ग टर्म में हमें आगे लेके जाना है या इसको कैसे हमारे लिए एक बड़ा खतरा बनता जाता है? देखिए, चीन का आपने एक चीज़ देखी होगी, 2020 से LAC पे उन्होंने टेंशन की हुई है। कभी कहीं अंदर घुस जाते हैं, कभी कहीं अंदर घुस जाते हैं, कभी गांव बना देते हैं, कभी झगड़ा करते हैं, जो भी करते हैं, पर हमारे ऊपर उन्होंने प्रेशर डाल के रखा है 2020 से। पर हिंद महासागर में चीनी नौसेना ने इंडियन नेवी से दूर रहे। कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है जहां चीनी नौसेना का हमारी नौसेना के साथ कहीं आमना सामना हुआ हो। ये इसलिए है क्योंकि चीन अभी जानता है कि उनके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इंडियन ओशन में आके, हिंद महासागर में आके वो हमको टक्कर दे सके नौसेना को। पर और वो जानते हैं ये अपनी कमजोरी, और उसको दूर करने के लिए आज चीन हर साल 20 से 25 जहाज कमीशन कर रहा है। उसके पास अभी करीब 355 जहाज हैं। वो दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना ऑलरेडी है, पर US नेवी के मुकाबले में टेक्नोलॉजी में पीछे है, और उसकी जो ब्लू वाटर कैपेबिलिटी है वो उसकी थोड़ी कम है, इसलिए वो पैसिफिक में ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी। इंडियन ओशन में इतनी उसकी प्रेजेंस नहीं है। पर अब जो उनकी जो जहाज़ बना रहे हैं, 2030 तक वो बोलते हैं उनके पास 450 जहाज़ होंगे, हमारे पास 150 होंगे। उन 450 में कम से कम 150 उनके होंगे जिनमें ब्लू वाटर कैपेबिलिटी होगी, मतलब वो इंडियन ओशन में भी आके ऑपरेट कर सकते हैं। उनका तीसरा और फिर शायद चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर भी जब तक तैयार होगा, तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर का बैटल ग्रुप परमानेंटली इंडियन ओशन में पोजीशन किया जाएगा। उस टाइम पे हमको चौकन्ना रहना है और हमारे को अपनी नेवी उस तौर पे बढ़ानी है कि हम उसकी टक्कर दे सकें। DD न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। रक्षक में अभी हम आपको दिखाते हैं रक्षा, सुरक्षा और रणनीति से जुड़ी तमाम खबरों के लिए 10 कदम। भारतीय वायुसेना और जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच द्विपक्षीय वायु रक्षा अभ्यास वीर गार्जियन 2023 के प्रथम संस्करण 26 जनवरी 2023 को जापान में हुआ संपन्न। गणतंत्र दिवस परेड 2023 की सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी की घोषणा। तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी पंजाब रेजिमेंट सेंटर की टुकड़ी। सेना के तीनों अंगों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का खिताब भारतीय वायुसेना की मार्चिंग टुकड़ी के नाम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में शीर्ष समिति की बैठक के दौरान एरो इंडिया 2023 की तैयारियों की समीक्षा की। इस बैठक में रक्षा मंत्री को एशिया के सबसे बड़े एरो शो के 14वें संस्करण की व्यवस्थाओं का विस्तृत विवरण दिया गया। इसका आयोजन 13 से 17 फरवरी 2023 के बीच कर्नाटक के बेंगलुरु में किया जाएगा। भारतीय थल सेना और वायुसेना के साथ मिलकर अपने अभियानगत परिचालन को परखने के लिए संयुक्त अभ्यास पूर्वी आकाश का शानदार आगाज किया। कंबोडियाई सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हुन मानेट 5 दिवसीय भारत दौरे पर। शुक्रवार को उन्होंने थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे से मुलाकात कर द्विपक्षीय रक्षा एवं सैन्य सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। बीते शुक्रवार को थल सेना अध्यक्ष ने भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के अग्रिम क्षेत्रों में सेना की परिचालनगत और अभियानगत तैयारियों का जायजा लिया। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने। उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूरे देश के सामने बजट को पेश किया। रक्षा बजट की अगर खास तौर पर बात करें तो इस बार रक्षा बजट में 13% की बढ़ोतरी की गई है। इस बार के बजट में सरकार ने इस बात का खास ध्यान रखा है कि सरकार मेक इन इंडिया के तहत जो रक्षा सेनाओं की ज़रूरतें हैं उनको पूरा करे और इस बात का भी ध्यान रखे कि देश में जो डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री है उसको भी
तेजी से विकास में मदद मिले। I present the budget for 2023-2024. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश किया। केंद्रीय बजट में वर्ष 2023-24 के लिए डिफेंस सेक्टर को कुल 5,94,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया, जो कुल बजट का 8% है। इस साल के बजट में डिफेंस सेक्टर के लिए आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशीकरण पर जोर दिया गया है। 5,94,000 करोड़ का बजट आवंटन पिछले साल के 5,25,000 करोड़ रुपए के मुकाबले 13% ज्यादा है। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट द्वारा देश में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है, जो हमें कुछ वर्षों के भीतर $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और टॉप 3 अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर ले जाएगा। रक्षा क्षेत्र में सरकार का हमेशा से फोकस रहा है। इससे पहले वर्ष 2022-23 में रक्षा क्षेत्र के लिए कुल 5,25,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, जो कुल बजट का 13.31% था। इस बजट में सरकार ने मेक इन इंडिया पर अधिक जोर दिया है। इस रक्षा बजट की तुलना यदि पिछले कुछ वर्षों से करें तो हर बार की तरह इस बार भी इस क्षेत्र में बजट ज्यादा आया है। वर्ष 2017-18 का रक्षा बजट 2,74,000 करोड़ रुपए का था, वहीं 2019-20 में रक्षा बजट 3,05,000 करोड़ रुपए का था। इसी तरह से वर्ष 2020-21 में रक्षा क्षेत्र के लिए 4,71,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट में कुल 1,62,600 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए सेना के लिए अलग से रखे गए हैं, जिसमें से बड़े पैमाने पर नए हथियार, विमान, युद्धपोत और अन्य सैन्य हार्डवेयर खरीदना शामिल होंगे। बजट में बढ़ोतरी से सेना को एडवांस हथियार, फाइटर जेट, पनडुब्बी और टैंक बनाने या खरीदने की अनुमति मिलेगी। वित्त वर्ष के बजट दस्तावेजों के मुताबिक राजस्व व्यय के लिए 2,70,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिसमें से वेतन भुगतान और प्रतिष्ठानों के रखरखाव पर होने वाले खर्च शामिल हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में राजस्व व्यय के लिए बजटीय आवंटन 2,39,000 करोड़ रुपए का है। 2023-24 में बजट में रक्षा मंत्रालय के लिए पूंजीगत परिव्यय 8,774 करोड़ रुपए आंका गया है, जबकि पूंजीगत परिव्यय के तहत 13,837 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। रक्षा पेंशन के लिए अलग से 1,38,205 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। पिछले कुछ सालों में मोदी सरकार ने रक्षा के क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दिखाई है। इसके लिए सेना के आधुनिकीकरण के लिए खर्च में वृद्धि की जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो इस बार का बजट पेश किया, खासतौर पर अगर रक्षा बजट की बात करें तो किस तरीके से देखते हैं कि जो हमारी फ्यूचरिस्टिक नीड हैं उनके लिए जो डिफेंस की रिक्वायरमेंट है उसके लिहाज से कैसा बजट है? पूरे विश्व में मुझे लगता है इकोनॉमीज अच्छा नहीं कर रही हैं जितना हमारी इकोनॉमी कर रही है। उस मकसद को देखते हुए मुझे लगता है बैलेंस बजट, ऑब्वियसली हमेशा डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसमें क्योंकि अपना दुश्मन ही चीन है, अपना दुश्मन पाकिस्तान है और दोनों देश अपने डिफेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। चीन तो हमसे तकरीबन 4 से 5 गुना ज़्यादा खर्च करता है, पाकिस्तान नहीं करता इतना, वो बहुत कम करता है। लेकिन जो स्थिति है उसके मद्देनज़र, क्योंकि चीन सिर्फ हमारे बरखिलाफ इतना खर्चा नहीं, उसका दुश्मन है अमेरिका, तो उसका खर्चा है, अमेरिका $700 बिलियन खर्च करता है, तो चीन तकरीबन $225 बिलियन खर्च करता है, हम तकरीबन से $75 बिलियन खर्च करते हैं। लेकिन अगर हम देखा जाए और हमारी जो परिस्थितियां हैं और जिस प्रकार से पिछले 2 साल से चीन के एक्सपैक्शनिस्ट पॉलिसीज़ के मद्देनज़र हम लोगों ने अपने आप को मॉडर्नाइज करने की काफ़ी एक स्पीड पकड़ी है। चाहे आप राफेल ले लो, चिनूक्स ले लो, अपाचेज ले लो, सबमरीन्स ले लो, विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर ले लो, तरह तरह के हाउसर्स आर्मी में आए हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स आए हैं, हेलमेट्स आए हैं। तो मॉडर्नाइजेशन ये जो है धीरे धीरे करके हम लोग करते आए हैं। अभी दिसंबर में 84,000 करोड़ का AON दिया है, जिसमें तकरीबन 6 तो कैपिटल एक्विजिशन एयरफोर्स के हैं, 6 आर्मी के हैं, 10 नेवी के हैं, 2 कोस्ट गार्ड के हैं।
तो उसके बाद मुझे लगता है इस बार जब 5.94 लाख करोड़ का जो बजट दिया है, और सरकार भी कहती आई है कि ये नहीं सोचना कि ये कोई लिमिट है, अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो सुरक्षा के मद्देनज़र तो करें। सर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर ख़ासतौर पर जिस तरीके से सरकार बहुत ज़्यादा ये कोशिश करे कि होम ग्रोन जो हमारे असेट्स हैं, हमारे जो सारे इक्विपमेंट्स हैं, वो होम ग्रोन ज़्यादा, हमारी जो डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री है वो इसको ज़्यादा डेवलप करे, उसके लिहाज से आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो एलोकेशन है उसको किस तरीके से? देखिए, एक तो अपना DRDO ले लीजिए, 24,000 करोड़ का है। आई थिंक इज ऑलमोस्ट 9 और 10% मोर देन व्हाट इट वाज लास्ट ईयर। तो वो एक है। उसके अलावा फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर अदर्स, फॉर ऑल द अदर इंडस्ट्रीज, उधर भी उन्होंने छूट दी है कि आप इनोवेटिव आइडियाज, खासकर ड्रोन्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस्तेमाल करने के लिए, तो उसके मद्देनज़र मुझे लगता है अगर हम इस्तेमाल करें, और प्लस एकेडमिया, IITs को भी मिला है ये कि इसमें आप देखिए किस तरीके से कोलैबोरेशन हो सकते हैं, प्राइवेट पब्लिक इंडस्ट्रीज जो है उसको मिल करके किस प्रकार से बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी तो हो जाता है, उसका एब्जॉर्प्शन करना, उसमें इनोवेशन लाना, उसको यकीन करना कि किस प्रकार से हम लोग उसको मेंटेन भी करें एट अ कॉस्ट विच इज़ वेरी रीजनेबल। और सबसे बड़ी बात, अभी वी हैव स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग। तो व्हाट एक्सपोर्ट जो पहले थे उसके मद्देनजर अगर आप देखिए 7-8 साल पहले क्या एक्सपोर्ट था, 1500 करोड़ भी नहीं था। अब वी हैव टच्ड ऑलमोस्ट अबाउट 25,000 करोड़ ऑफ एक्सपोर्ट। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। आई थिंक डिफेंस कॉरिडोर्स बन रहे हैं। तो ये जो सारी जो हम लोगों ने आत्मनिर्भर भारत के लिए जो एक पहल है, उसके ऊपर सबने सीरियसली सोचना चाहिए, बिकॉज सिक्योरिटी इज वन एस्पेक्ट विच कैनॉट बी आउटसोर्स। सर, ये कहा जाता है कि मैन बिहाइंड द मशीन मैटर्स। तो खासतौर पर HR को लेके जो अगर खासतौर पे बात करें कि जो हमारा पेंशन बर्डन हो रहा था उसका ध्यान सरकार ने हालांकि रखा है कि उसको किस तरीके से कम किया जाए। अग्निवीर योजना लाएँ कि जो यूथ जो प्रोफाइल है वो भी बढ़े, और उसको लेकर भी खासतौर पर जो बर्डन है उसको भी साइजेबल अमाउंट में धीरे धीरे करके कम किया जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको लगता है इफेक्टिवली वर्क करेंगी? बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं होगा लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो? नहीं, ऐसे है कि कोई भी चीज़ है इनोवेशन लाने में या कोई नया सोच लाने में देयर विल बी रेजिस्टेंस कि नहीं है, क्योंकि यू हैव गॉट यूज्ड टू अ सर्टेन सेट पैटर्न ऑफ थिंकिंग। बट जैसे अग्निवीर को अभी इन्होंने EEE मतलब एग्जेम्प्ट फ्रॉम ऑल टैक्सेशन, सो दैट्स वन। नेक्स्ट 4 years तो कोई बाहर नहीं जा रहा है ना, सब इधर ही है। सो विल कम टू नो इन 4 years कि हाउ आर दे वर्किंग अप। उसके लिए भी सिमुलेटर्स के लिए भी पैसे हैं, ट्रेनिंग एड के लिए भी पैसों का इन्होंने प्रोविजन कर रखा है। सो आई थिंक दैट पर्टिकुलर पार्ट इज टेकन। इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़बरदस्त जो रहा है, सड़कें बनी हैं, रहने का जो प्री फैब्रिकेटेड हट्स हैं इन हाई ऑल्टीट्यूड्स वो बने हैं, उनका हीटिंग अरेंजमेंट्स के लिए पूरा प्रोविजंस है, मेडिकल के लिए प्रोविजंस है। सो मुझे लगता है खाना पीना कपड़े सबको, मतलब द गवर्नमेंट इंश्योर्स कि जो कम से कम है। ऑफ कोर्स मैं जैसे बार बार कहता हूँ, हर एक को लगता है कि और मिलना चाहिए, बिकॉज एट नो पॉइंट ऑफ टाइम वी आर नॉट हियर टू वेज अ वॉर। वी हैव टू इंश्योर दैट वी डेटर अ वॉर एंड वी शुड बी एबल टू प्रिवेंट अ वॉर। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हम वी आर नॉट एक्सपेंशनिस्ट, वी हैव नेवर एवर गॉन इन फॉर दैट काइंड ऑफ थिंग। At the same time, we have sizable number of poor people in our own country. So the government also has to balance. अगर 80 और करोड़ लोगों को राशन देना है, it is not easy. 80 crores is a huge number. I think it's the population equivalent of all of Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Burma, Nepal, and everybody in and around, and plus more. So there is a lot that the government has to balance and aim, as I see, of our enemy, especially China, कि भारत को प्रगति नहीं करने देना है। उसमें कैसे रुकावट डाली जाए और किस तरीके से पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाए भारत की प्रगति को रोकने के लिए। हमने यकीन करना है कि हमने प्रगति करते रहना है, but we have to grow economically. Today we are the 5th largest economy. Very soon we'll become the 4th largest and the 3rd largest. And maybe another 2030 तक will become the 3rd largest. तो इकोनॉमी तो बढ़ेगी, लेकिन आबादी भी तो बहुत है। So when you say per capita GDP, it will not be very high. But notwithstanding that, I think definitely economic might gives us military might. थैंक यू सर, DD न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे, दिल दुश्मन के हिलते हैं, दिल दुश्मन के हिलते हैं। हम तभी तक अपने घरों में सुरक्षित हैं जब तक मौजूद हैं हमारे रक्षक।